नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो, अच्छे से त्योहार मनाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि हर वीकेंड पर, हर हफ्ते मैं आपको कोई ऐसा अपराध का किस्सा सुनाऊं जो मैंने अपने करियर के दौरान कवर किया हो और जो बड़े पैमाने पर चर्चित रहा हो। कुछ ऐसी शख्सियतों के बारे में बताऊं जिनसे मैंने मुलाकात की हो, जिनके बारे में मैंने रिपोर्टिंग की हो। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है सचिन वाजे की। सचिन वाजे वो शख्स हैं जिनसे मेरा परिचय 90 के दशक का आखिर में हुआ था, जब मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी। तो शुरुआती तौर पर जिन पुलिस अधिकारियों से मेरा संपर्क हुआ था, जिनसे मेरा मेलजोल हुआ था, जिनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ था, तो उनमें से एक सचिन वाजे थे। और इस वक्त सचिन वाजे जेल में हैं। मैंने सचिन वाजे को करीब 2 दशकों से ऊपर के वक्त तक देखा है। मेरे ख्याल से मैं 1999 साल 2000 में पहली बार सचिन वाजे से मिला था और सचिन वाजे साल 2021 में गिरफ्तार हुए। इस दौरान सचिन वाजे की जिंदगी को काफी करीब से देखा, खास करके उनके पुलिसिया करियर को। और जब वो पुलिस से हटे भी और वापस पुलिस में आए, उसके बीच में भी जो कुछ भी उन्होंने किया, तो उसकी भी जानकारी मुझे मिलती थी। और इन सालों में हम एक दूसरे के संपर्क में भी रहे। सचिन वाजे की कहानी बड़ी ही अजब गजब है, बड़ी ही दिलचस्प है। तो आज मैं वाजे की ही कहानी आपको सुनाता हूं। सचिन हिंदूराव वाजे ये कोल्हापुर के रहने वाले हैं और 1990 में नासिक पुलिस एकेडमी से जो बैच पास आउट हुई, उसके ये सब इंस्पेक्टर थे। बैच से पास आउट होने के बाद में कुछ साल बाद इनको पोस्टिंग मिली थाने पुलिस कमिश्नरेट में। मुंबई का जो पड़ोसी शहर है थाने, वहां पर इनकी नियुक्ति हुई और वहां ये तत्कालीन पुलिस कमिश्नर भुजंगराव मोहिते के बड़े खास बन गए। सचिन वाजे की खूबी थी कि उनका कन्विंसिंग पावर जबरदस्त था। डील डॉल में देखने में कोई कह नहीं सकता था कि सचिन वाजे कोई पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं। जिस तरह से वाजे बात करते थे, जो उनका पहनावा होता था, फॉर्मल शर्ट और उसके नीचे या तो फॉर्मल पैंट या फिर जीन्स पैंट, और जो मैनरिज्म होता था, उसको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये कोई पुलिस वाला है। और दूसरी खूबी ये थी कि वो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे। आईटी का दौर शुरू हुआ था, इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ था, मोबाइल फोन का युग शुरू हो चुका था और इस क्षेत्र में वाजे ने अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी, जिसका इस्तेमाल आगे जाकर हुआ। वाजे थाने से मुंबई में ट्रांसफर हुए कुछ साल बाद, जब भुजंगराव मोहिते का तबादला, जो थाने के पुलिस कमिश्नर थे, जब वो मुंबई आए तो ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम बन गए और इसी दौरान सचिन वाजे का भी तबादला मुंबई में कर दिया गया और वो क्राइम ब्रांच में आए। और क्राइम ब्रांच में जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट थी, सबसे पावरफुल यूनिट, CIU, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जिसके मुखिया थे इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, उस टीम में सचिन वाजे को डाला गया। और सचिन वाजे अपनी खूबियों के कारण जल्द ही प्रदीप शर्मा के खास बन गए। उन्होंने टेलीफोन कॉल्स के इंटरसेप्शन के कई सिस्टम इजाद किए, जिससे कि गैंगस्टरों की आपसी बातचीत और जो लोग पुलिस के दुश्मन थे उनकी बातचीत भी, उनको इंटरसेप्ट करने के तरीके निकाले गए। और वाजे बड़े ही भरोसे के आदमी बन गए, अपने तेज दिमाग की वजह से, अपनी खूबियों की वजह से, अपने टेक्नोलॉजिकल ज्ञान की वजह से। अब हुआ यह कि मुंबई में 2 दिसंबर 2002 को बेस्ट की एक बस में बम धमाका हुआ। उस बम धमाके में
2 लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल हुए थे उसमें। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जाहिर तौर पर CIU, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जो सबसे अहम विंग थी क्राइम ब्रांच की, उसको भी काम पर लगाया गया। वाजे उसी के सदस्य थे। मेरे ख्याल से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से। और ये 6 लोग बताते हैं कि सिमी, जो जिस संगठन पर बैन लगा दिया गया था, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके सदस्य बताए गए थे। और ये काफी पढ़े लिखे थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की थी इन्होंने। तो इन्हीं में से एक शख्स था ख्वाजा यूनुस, उसको भी पकड़ा गया था। अब हुआ ये कि दिसंबर में इनको पकड़ा गया, दिसंबर 2002 में। जनवरी 2003 में एक दिन खबर आई कि ख्वाजा यूनुस हिरासत में से भाग गया। कब भागा? तब भागा जब सचिन वाजे पुलिस की एक जिप्सी में उसे मुंबई से औरंगाबाद ले जा रहे थे जांच के सिलसिले में। तो पारनेर के पास में जिप्सी पलटी हो गई। उत्तर प्रदेश में तो अब हाल फिलहाल में गाड़ियां पलटी होती हैं, महाराष्ट्र में तो 2003 में पलटी हो गई थी। और गाड़ी पलटने के बाद ख्वाजा यूनुस वहां से भाग निकला। इस तरह की कहानी सचिन वाजे ने सुनाई। और यह भी बताया कि सचिन वाजे को कुछ चोट वगैरह भी लगी थी उस वक्त। सब मीडिया में यही प्रचारित किया गया कि ख्वाजा यूनुस जो है भाग निकला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब सचिन वाजे के, जब ख्वाजा यूनुस के ही एक को एक्यूज्ड डॉक्टर मतीन बासित ने आरोप लगाया कि ख्वाजा यूनुस के साथ हिरासत में काफी क्रूरता की गई थी। पूछताछ के नाम पर उसके साथ बहुत ही डरावना व्यवहार किया गया था, उसको टॉर्चर किया गया था और इसी में उसकी मौत हो गई। ये कस्टोडियल डेथ का मामला था और उसकी मौत को दबाने के लिए ये फर्जी कहानी रची गई कि सचिन वाजे उसको लेकर औरंगाबाद जा रहे थे और गाड़ी पलट गई और वो भाग गया। इस मामले में हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। जो ख्वाजा यूनुस के घर वाले थे उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार किया। समाजवादी पार्टी तस्वीर में आई, उसकी ओर से भी आंदोलन किया गया। और फिर जब बवाल ज्यादा मचा तो उसके बाद मामला स्टेट CID को सौंप दिया गया, महाराष्ट्र CID को। वैसे भी जब भी कोई कस्टोडियल डेथ का मैटर होता है तो फिर स्टेट CID को उसकी जांच का काम दिया जाता है। स्टेट CID ने अपनी जांच शुरू की और इस मामले में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे और 3 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया जो उस वक्त साथ में थे और सबूत मिटाने वगैरह जैसे आरोप लगाए। कई सारे धाराएं लगाई गई और सचिन वाजे कस्टडी में चले गए। और उसके बाद सरकार ने सचिन वाजे को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। साल 2008 तक जब सचिन वाजे सस्पेंशन में थे, सस्पेंडेड थे, तो साल 2008 में उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। फिर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली और टीवी डिबेट्स वगैरह में भी जाने लग गए, शिवसेना का पक्ष रखने लग गए। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर पुलिसकर्मी ही थे, लेकिन साथ में शिवसेना के कार्यकर्ता भी थे। अब आते हैं सीधे 2020 में, जब कोविड काल शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले भी थोड़ा पीछे जाते हैं। शिवसेना ज्वाइन करने के अलावा भी उन्होंने कई सारी हैट्स पहनी। वे TV9 नाम के एक चैनल में बतौर कंसल्टेंट जुड़ गए, कुछ वक्त वहां पे जुड़े रहे।
इसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप की तरह का एक मराठी ऐप लॉन्च किया, लय भारी नाम का, और 2 किताबें भी लिखी। 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उस पर उन्होंने किताब लिखी, जिनकुन हरलेली लड़ाई, यानी कि जीत कर हारी हुई लड़ाई जिसका मतलब होता है। और इसी के साथ साथ एक अंग्रेजी किताब भी लिखी जो कि हेडली के ऊपर थी, वो हेडली जिसने की रेकी कर रखी थी टारगेट्स की मुंबई में कि कहां कहां पर आतंकियों को हमला करना है 26/11 को, तो उसके ऊपर भी एक किताब लिखी। अब होता यह है कि 2020 में सचिन वाजे को जब ठाकरे सरकार आई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो वापस पुलिस फोर्स में ले लिया गया। सभी चौंक गए कि एक हत्या के मामले में आरोपी सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी को आप वापस कैसे ले रहे हैं। अच्छा, ना केवल उसको वापस लिया गया पुलिस सेवा में, बल्कि इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया कि क्राइम ब्रांच की सबसे अहम यूनिट थी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, उसका मुखिया बनाया गया। अच्छा, मुखिया तो बना ही दिया गया इतनी अहम यूनिट का, एक सस्पेंडेड चल रहे पुलिस अधिकारी को वापस लेकर, लेकिन इसके साथ साथ उसकी रिपोर्टिंग सीधे पुलिस कमिश्नर को की गई। परमवीर सिंह तब पुलिस कमिश्नर थे, तो वाजे और पुलिस कमिश्नर बीच के जो सारे पद थे उसको बाईपास करते हुए, ना वाजे अपने ऊपर एसीपी को रिपोर्ट करते थे, ना डीसीपी को रिपोर्ट करते थे, ना एडिशनल सीपी को रिपोर्ट करते थे, ना ज्वाइंट सीपी को रिपोर्ट करते थे, ज्वाइंट सीपी क्राइम ब्रांच के चीफ, ना उनको रिपोर्ट करते थे, सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। तो इतने पावरफुल अधिकारी बन गए थे। और मुंबई पुलिस के पास कोई भी हाई प्रोफाइल मामला आता था, जैसे कि बादशाह का मामला, सिंगर बादशाह का एक मामला था जिसमें कि उनके ऊपर आरोप लगे फर्जी व्यूअर्स, फर्जी फॉलोअर्स वाले, वो मामला भी उनके पास ही आया। और भी कई सारे मामले आए, जैसे कि कार मॉडिफाई करने वाले कारोबारी थे, उनके ऊपर आरोप लगे, वो मामले की जांच भी सचिन वाजे को दे दी गई। जब भी कोई ऐसा मामला आता था जो बड़े पैमाने पर खबरों में हो, जो काफी चर्चित हो, तो वाजे के पास जाता था। वाजे इतने खास बन गए थे। तब एक दिन हुआ ये कि ये फरवरी 2021 की बात है कि एंटीलिया इमारत, मुकेश अंबानी का घर कारमाइकल रोड पर, उस इमारत के नीचे एक स्कॉर्पियो कार खड़ी पाई जाती है लावारिस, और उसमें जिलेटिन स्टिक्स मौजूद होती है और एक कागज में धमकी लिखी होती है। धमकी क्या लिखी होती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है नीता भाभी मुकेश भैया, अगली बार सब जुड़ के मिलेगा। मतलब उसमें क्या होता है कि डेटोनेटर नहीं लगाया गया होता है उन एक्सप्लोजिव्स में, तो धमकाया जाता है। फिर इसके बाद टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया ऐप पर भी धमकी भरे मैसेज आते हैं जैश उल हिंद नाम के संगठन की ओर से, ये भी साथ में आ जाता है। अब ये हाई प्रोफाइल मामला होता है, भाई प्रधानमंत्री के दोस्त के घर के बाहर एक्सप्लोजिव मिला है और मुंबई पुलिस जांच कर रही है, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर अपने सबसे खास अधिकारी को उसकी जांच के लिए भेजते हैं, सचिन वाजे को। वाजे जांच शुरू करते हैं, लेकिन वाजे के साथ साथ दूसरी एजेंसियां भी जांच में जुट जाती हैं, जिसमें कि कथित तौर पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका भूतकाल में वाजे से 36 का आंकड़ा रहा है या फिर अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, तो वो भी इस जांच पर नजर रखते हैं। एटीएस मामले की जांच शुरू कर देती है पैरेलल तौर पे। एक तीसरे शख्स भी इस मामले की जांच शुरू करते हैं, वो होते हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता होते हैं, सत्ता से बाहर हो चुके होते हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे 2014 से 2019 के बीच, तब उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों के साथ बड़े ही करीबी रिश्ते बना लिए थे, जो कि उनके सत्ता से हटने के बावजूद भी उनके प्रति वफादार थे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे थे। और उन्होंने काफी कुछ बताया देवेंद्र फडणवीस को। फिर एक दिन देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में
चौंका दिया सबको ये कह के कि जिस सचिन वाजे को एक जांच सौंपी है ना ठाकरे सरकार ने एंटीलिया के इस विस्फोटक के मामले की, वो सचिन वाजे उस स्कॉर्पियो कार मालिक का दोस्त है। कार मालिक कौन था? मनसुख हिरेन नाम का एक शख्स, जो कि थाने में ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज का काम करता था। और सचिन वाजे इस कार को पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा था। अब पूरा फोकस जो है सचिन वाजे और मनसुख हिरेन पर था, इनके आपसी रिश्तों पर। दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, क्योंकि मनसुख हिरेन ने यह कार विक्रोली हाईवे पर छोड़ दी थी और यह बताया था कि कार जाम हो गई थी, उसका स्टीयरिंग जाम हो गया था और चल नहीं पा रही थी, इसलिए वहां पर छोड़ दी थी। और बाद में जब वो कार लेने के लिए मैकेनिक के साथ वहां पर पहुंचे तो पता चला कार गायब है। कार चोरी की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब कुछ और ही खिचड़ी पता चली। तो अब जांच के दायरे में मनसुख हिरेन भी आ गए। अब ऐसा एनआईए का आरोप है, जो अब मौजूदा जांच एजेंसी है इस पूरे मामले की, कि सचिन वाजे को डर था कि अगर मनसुख हिरेन से पूछताछ की जाती है तो सब कुछ उगल देगा और बता देगा कि किस तरह से गाड़ी वहां पार्क करवाने में सचिन वाजे की भूमिका थी। अच्छा, जैसे ही विधानसभा में फडणवीस इस बात का ऐलान करते हैं कि वाजे के संबंध है मनसुख हिरेन के साथ और वाजे का रोल जो है सस्पिशियस है, उसके कुछ घंटों बाद ही खबर आती है कि मनसुख हिरेन का काम तमाम हो चुका है। उनका शव मिलता है थाने में वाजे के घर से ही कुछ फासले पर मुमरा की खाड़ी में पड़ा हुआ उनका शव मिलता है। मुंह में बहुत सारे रुमाल नए नए ठूसे गए होते हैं। अब मामले की जांच एनआईए अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि इतने बड़े आदमी से जुड़ा हुआ मामला था, मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ, साथ में विस्फोटक भी था और एक आतंकी संगठन भी पिक्चर में आ चुका था। तो जाहिर है एनआईए को पिक्चर में आना ही था। तो एनआईए जांच शुरू करती है और जांच में एक के ऊपर एक खुलासे होते हैं। पता चलता है कि भाई वाजे तो करोड़ों में खेल रहे थे, काफी पैसा उन्होंने बना रखा था और दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में लगातार उनके कमरे भी बुक रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो जो कार वहां पर लाके पार्क की गई, आरोप लगा कि वो वाजे ने ही पार्क की थी। और उस कार के साथ में एक इनोवा कार भी चल रही थी। जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो पता चला कि वो इनोवा पुलिस की ही थी, जिसका इस्तेमाल वाजे करते थे। तो बड़ा ही चौंकाने वाला था सारा कुछ। सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ के बाद मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी प्रदीप शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया, जो 15 साल पहले वाजे के बॉस हुआ करते थे। और यह आरोप लगाया कि सचिन वाजे के कहने पर प्रदीप शर्मा ने कुछ लोगों को सुपारी दी मनसुख हिरेन का काम तमाम करने के लिए। तो प्रदीप शर्मा भी गिरफ्तार हो गए। तो ये पूरी कहानी जो है ये एनआईए की जांच में बाहर आई और एनआईए ने कहा कि ये सारा कुछ अंबानी से एक्सटॉर्शन के लिए, वसूली के लिए ये सारा कुछ किया गया था। लेकिन इसके बहुत पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हुए। इसके बाद में अनिल देशमुख, जो कि गृह मंत्री थे एनसीपी से, उन्होंने परमबीर सिंह को पद से हटा दिया, पुलिस कमिश्नर पद से। तो परमबीर सिंह ने क्या किया? परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को एक खत लिखा और ये कहा कि भाई ये अनिल देशमुख ही हैं जिन्होंने वाजे को इतना सिर चढ़ाया हुआ था,
वाजे से सीधा ये संपर्क करते थे और बोलते थे कि मुंबई के जितने बार वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले, उनसे हर महीने 100 करोड़ रुपया वसूल के दो। और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अनिल देशमुख की शिकायत कर दी। इसके बाद अनिल देशमुख भी नप गए। उनकी कुर्सी तो गई ही, लेकिन साथ में वो गिरफ्तार भी हुए। सीबीआई ने मामला दर्ज किया, ईडी ने मामला दर्ज किया और कई महीनों तक उन जेल में रहना पड़ा। अब अनिल देशमुख बाहर हैं, प्रदीप शर्मा भी आ गए हैं बाहर, जेल गए, जेल से अस्पताल गए, फिर जमानत हुई और बाहर आ गए। सचिन वाजे अभी भी जेल में हैं। तो ये कहानी थी, अजब गजब कहानी सचिन वाजे की। इस मामले में एक बात अभी स्पष्ट कर दूं कि सचिन वाजे किसी भी आरोप में अब तक दोषी नहीं पाए गए हैं, वो अंडर ट्रायल हैं। ना तो ख्वाजा यूनुस की हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं और ना ही मनसुख हिरन की हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं और ना विस्फोटक प्लांट करने के मामले में। वो दोषी हैं या नहीं, ये अदालत को तय करना है और ये एनआईए को ऐसे तमाम सबूत और गवाह पेश करने पड़ेंगे वाजे को दोषी साबित करने के लिए। तो इस मामले में जो कुछ भी होगा उस पर मेरी नजर बनी रहेगी और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करूंगा। तो ये जो वाजे की मैंने आपको कहानी सुनाई, ये कहानी बड़ी ही डिटेल में मेरी इस किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में है, जिसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है, अयोध्या ने कैसे बदल दी बंबई। इसमें बहुत सारी और भी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं मुंबई के अपराध जगत से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए। तो जिन लोगों को ऐसे किस्से कहानियों में दिलचस्पी है वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा और अगर आपने किताब पढ़ी है तो किताब कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।